बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए ज़रा सर अपना पहला एक ओपन एंड क्वेश्चन देखते हैं क्वार्टर 5 फोर्सेस के लिए कि उस ओपन एंड क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। आपने ये थीम अपने जहन में रखनी है। सवाल 1000 किस्म के होंगे लेकिन ये थीम आपने पिक करनी है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये करें जनाब। मुंतहा ग्रुप इज कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस एयरलाइन सर्विसेज इन अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का मतलब एक कंट्री ऐसी है जिसके अंदर अभी चीज़ें डेवलप नहीं हुई हैं, डेवलप हो रही हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान जैसी कंट्री। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ एमजी इज इन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द एयरलाइन इंडस्ट्री। ठीक है, टू डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। याद रखना, वो बाज़ औक़ात नहीं कहेगा कि पोर्टर 5 फोर्सेस लगाने। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एक इनफ वर्ड है ये चीज़ असेस करने के लिए कि मुझे यहाँ पोर्टर के 5 फोर्सेस लगाने। ठीक है जी। और पोर्टर 5 फोर्सेस करते क्या है सर, ये मॉडल है किस चीज़ का? ये आपको बताता है कि जो इंडस्ट्री में कंपटीशन की स्ट्रेंथ है वो कैसी है। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है कम है, 5 चीज़ों की प्रेजेंस से आप ये असेस कर सकते हो कि इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है कम है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है कम है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है कम है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है कम है। जिस सेक्टर में आप घुसना चाह रहे हो आप उसके ऊपर पोर्टर 5 फोर्सेस का मॉडल अप्लाई करो। देखो जो 5 फोर्सेज हैं अगर वो प्रेजेंट है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है, उनमें से कुछ एक प्रेजेंट है, कम प्रेजेंट है, ठीक है जी, या है ही नहीं सर, तो सर वहाँ पर फिर कंपटीशन कम होगा। ठीक है जी, ये क्लियर है? आए ज़रा देखते हैं जनाब। उसने कहा जनाब एक्सप्लेन competitive forces that may have shaped the airline industry. ठीक है जी, considering Porter 5 forces model, your answer should clearly mention the strength of each force with related arguments. You may assume necessary details. अब मुझे एक बात बताएं सर, ये सवाल 8 नंबर का है, ओपन एंड क्वेश्चन। आपने इसमें एटलीस्ट 10 पॉइंट्स कवर करने। 10 का मतलब 5 जो टोटल आपके पॉइंट्स हैं, किसी में 3 कवर कर लेना, किसी में 1 कवर कर लेना, किसी में 4 कवर कर लेना। टोटल आपको 10 पॉइंट कवर करने, आपका टारगेट होना चाहिए हर एक पॉइंट 1.2 टू 1.25 मार्क्स के लिए आपने कवर करना है। ठीक है, सॉरी 1.25 पॉइंट्स आपने कवर करने एक नंबर के लिए। ठीक है, आए जरा सोचिए सर, क्वार्टर 5 फोर्सेस क्या है सर, कहाँ से कंपटीशन आएगा सर? रिस्क है, नए लोग आ जाएंगे, न्यू एंट्रांट्स। अब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है सर, नए एंट्रांट्स अगर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आसानी से आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि यार कंपटीशन ज़्यादा होगा। अगर वो आसानी से नहीं आ सकते, कंपटीशन कम होगा। अब सर उनके आने पे जो बैरियर्स हैं, ये हमने सर बाकायदा पढ़े हुए, ये बस आपको ध्यान में रखना है और चेक करना है कि हर केस में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसमें से कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये मैं पहले जनरल बात करूंगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने पढ़ा है कि सर अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, एक बड़ा सप्लायर है, बड़ा जो है वो प्रोड्यूसर है, वो अगर गुड्स प्रोड्यूस करे उसकी एवरेज कॉस्ट कम होगी। अब नया बंदा आके उसको डरा धमका नहीं सकता, उसको कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि स्केल पे वो काम नहीं कर पाएगा। सर अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर घुसने में ठीक ठाक हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, तो सर सीधी सी बात है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डर रहे होते हैं कि यार अगर इन्वेस्टमेंट की और नहीं चला तो इन्वेस्टमेंट लूज हो जाएगी, तो सर नए एंट्रांट्स आने से डरेंगे। सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैंने आपको लास्ट उसमें भी ऑडियोज में भी बताया था कि सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मतलब ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां प्रोडक्ट से ज़्यादा कमाल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि लोगों तक पहुंचाए कैसे, क्योंकि वो बहुत एंड यूज़र जो जो रिटेल कस्टमर्स है उन तक पहुंचाना होता है, और रिटेल कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सर इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों में आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए होता है। सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की रिक्वायरमेंट है, नई कंपनी को इतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं मिलता, तो उसके लिए सर ये एक डिटरेंट है, वो नहीं आ सकता इंडस्ट्री में इतनी जल्दी। टाइम टू स्टेब्लिश, सर कुछ कुछ जगहों पे ट्रस्ट पे काम चल रहा होता है कि यार भाई मुझे फलां सप्लायर पे ट्रस्ट है तो मैं इसी से गुड्स खरीदूंगा, और ये ट्रस्ट डेवलप होता है ओवर द पीरियड। ठीक है, ब्रांड बनना पड़ता है आपको। ठीक है जी, तो सर जब तक आप वो ब्रांड नहीं बनोगे, वो ट्रस्ट स्टैब्लिश नहीं होगा, आपके लिए इंडिविजुअली गुड्स बेचना मुश्किल होगी। सर नो हाउ, बाज़ किसी काम की टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, वो एक्सपर्टीज़, वो नॉलेज, वो ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आपको नहीं पता, तो सर फिर आप वो काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सर ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर नए बंदे का घुसना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, आप इवन अगर एक फर्म बना भी लेते, जल्दी लोग आपको ऑडिट नहीं देंगे, वक्त लगेगा आपको क्लाइंटेल स्टैब्लिश करने के अंदर। ठीक है ना, और टेक्निकल नो हाउ इसमें चाहिए सर, टैक्स की नो हाउ अलग है, और इंटरनल ऑडिट की नो हाउ अलग है, ऑडिट की नो हाउ अलग है, अकाउंटेंसी सर्विसेज की नो हाउ अलग है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की सर्विसेज की नो हाउ अलग है। तो सर याद रखिएगा, जब आप घुसोगे तब आप जाके उस इंडस्ट्री के अंदर वक्त लगाओगे, तो आप वहाँ स्लैग बनोगे। स्विचिंग कॉस्ट, सर अगर आपके जो है वो कस्टमर आराम से सप्लायर स्विच कर सकते हैं, और कोई नया बंदा आ गया तो लोग उसके पास चले जाएंगे, तो फिर हो गया आपका काम। ठीक है जी, फिर इसका मतलब कंपटीशन बहुत सिर्फ है।
सर रेगुलेशंस बाज़ औक़ात सर एंट्री पे रेगुलेशंस होती हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको सर सर्विस का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऑपरेट करने का लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपकी टीम जो है वो लाइसेंस शुदा होनी चाहिए। तो 1000 रेगुलेशंस ऑपरेट करने स्टार्ट करने पे। तो ऐसी इंडस्ट्री में लोग आने से कतराते हैं जिसमें घुसने में भी ठीक ठाक रेगुलेशन है। ये चीज़ें सर जो आपने पढ़ी हुई हैं, आए ज़रा इस केस पे अप्लाई करें। मुझे बताएं कि एयरलाइन कंपनी में 4 मेजर पॉइंट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सर, इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, जहाज़ खरीदने आपने, लाइसेंस खरीदने, ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन्स करनी, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स जाइंट्स हैं। तो सर मेरे पास जो पहला पॉइंट हाईलाइट होता है वो ये होता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। दूसरा, और सर इसके बाद सर सीधी सी बात है सर, जहाज़ उड़ाना किस मुल्क में जो है वो एयर टाइम का क्या हिसाब किताब है, टैक्स कैसे लगता है, उसकी फ़िज़ा में घुसना है नहीं घुसना है। ठीक है जी। उसके जो है वो एविएशन जो सेंटर्स हैं उनको कैसे कम्युनिकेट करनी है चीज़ें। एक्सपीरियंस्ड पायलट आपको चाहिए होंगे। ठीक है जी। नॉलेज चाहिए सर, एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल सेट चाहिए। एक आम बंदा, नया बंदा उठ के नए लोगों के साथ काम शुरू नहीं कर सकता। आपको ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय बेस चाहिए होगी जो एक्सपीरियंसड हो। ठीक है जी। इसका मतलब है सर मेरे पास टाइम टू स्टैब्लिश ये कट जाएगा सर। फिर इसको टेक्निकल नो हाउ में भी डाल सकता है। फिर सर अगेन कस्टमर बेस प्रेफर करेगा ट्रस्ट, और ट्रस्ट सर आएगा टाइम टू स्टेब्लिश से। तो ये दोनों पॉइंट सर इसके अंदर कवर हो जाएंगे 2 और 3, कि आपको वक्त लगेगा सर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में, और नाम बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो कस्टमर आएंगे। ठीक है जी। और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है जी। अब बाकी की चीज़ें मैं आप इसमें कवर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अलावा बाकी के सारे पॉइंट्स भी यहाँ कवर हो जाएंगे। मैंने 4 लिखे जो मेरे हिसाब से बड़े थे। बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रस्ट स्टेब्लिश करने के लिए आपको वक्त लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। और नए एंट्रांट्स आते हैं तो सर उनको वक्त लगाना पड़ता है, इतनी आसानी से वो घुसेंगे नहीं। ये आप नए एंट्रांट हो, ये देख लेना। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज चाहिए, वक्त भी लगेगा घुसने के बाद, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट बेस चाहिए आपको, एम्प्लॉयज चाहिए आपको, और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। ठीक है जी। ये दिमाग में रखिएगा। थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट, आप घुस तो रहे हो, लेकिन याद रखो कि लोकल ट्रैवल में आपको शायद थोड़ा बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़े सब्सटीट्यूट्स की तरफ से। सब्सटीट्यूट क्या है? एयरलाइन का सब्सटीट्यूट क्या है? बस है, सर पानी से ट्रैवल करना है। ठीक है जी। ट्रेन्स हैं। तो लोकल ट्रैवल में तो आपको थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूट्स का रिस्क है, लेकिन सर इंटरनेशनल लेवल पर ये सब्सटीट्यूट्स का रिस्क बहुत लो है, आप यहाँ पर सेफ हो। थ्रेट्स आपको सब्सटीट्यूट से नहीं है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल पे जा रहे हो। लोकल ट्रैवल पे सीधी सी बात है सर, लोग कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को इवेल्युएट करते हैं, तो मैं यहाँ रिस्क को मॉडरेट रखूंगा। ठीक है, डन। लोकल ट्रैवल में रिस्क ऑफ सब्सटीट्यूट मॉडरेट, इंटरनेशनल ट्रैवल में रिस्क ऑफ सब्सटीट्यूट लो। इन दोनों केसेस के अंदर कंपटीशन कम है। ठीक है जी। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, क्योंकि आपको एयरक्राफ्ट, उसका फ्यूल, ये सप्लाई करने वाले लोग और अदर पार्ट्स, ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग ये सप्लाई करते हैं। तो वो बादशाह इंडस्ट्री के, वो सप्लायर जो एयरक्राफ्ट बना रहा है, वो फ्यूल वाला जो आपको फ्यूल दे रहा है, क्योंकि इसका स्पेशल फ्यूल होता है सर, और अदर पार्ट जो बना के दे रहा है, ये बहुत कम लोग हैं। तो सर ये बादशाह, फ्यू सप्लायर्स का मतलब है कंपटीशन स्टिफ होगा, हाई होगा। ठीक है जी। और सीधी सी बात है, सब्सटीट्यूट्स आपके पास नहीं है। ठीक है जी। एयरक्राफ्ट और फ्यूल के दूसरे सप्लायर्स नहीं है, तो सर याद रखिए इन सप्लायर पर रिलायंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ कंपटीशन स्टिफ होगा सप्लायर कम होने की वजह से। कस्टमर्स आसानी से स्विच कर सकते हैं सर। ठीक है जी। मुश्किल भी होती है, आसान भी होता है। एक नई एयरलाइन आती है, उसको स्टेब्लिश करने में वक्त तो लगेगा। ठीक है जी। लेकिन एक बात है सर कि बाज़-औक़ात जो लोकल ट्रैवल है, उसमें लोग बाज़-औक़ात एयरलाइंस को कंपेयर ब्रांडिंग की बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर वो उसको कंपेयर कर रहे होते हैं प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिविटी की बेसिस पे। ठीक है जी। तो याद रखना कस्टमर्स की बार्गेनिंग पोजीशन यहाँ पर स्ट्रांग है। ठीक है जी। वो स्विच भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, आप अपना प्रोडक्ट इतना डिफरेंशिएट कर लो कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपका कस्टमर स्विच करते वक्त 15,000 दफ़ा सोचे। ठीक है जी। तो मैं कहूँगा जनाब यहाँ पर जो है वो ये रिस्क हाई है, क्योंकि कंपेटिटर्स जो है वो स्विच कर सकते हैं। तक ऊपर हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को कि आपको वक्त लगेगा कस्टमर बेस स्टैब्लिश करने में। ठीक है जी। और सीधी सी बात है, नीचे भी वही बात कर रहा हूँ कि आपको कस्टमर बेस स्टैब्लिश करने में वक्त लगेगा। ठीक है जी। अदरवाइज सर कस्टमर आराम से स्विच हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर और सीधी सी बात है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्राइस सेंसिटिव लोग ज़्यादा होते हैं रादर देन ब्रांड सेंसिटिव। ठीक है जी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी, अब देखिए सर एक एयरलाइन के अंदर जनरली फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बड़ी फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, उसका सैलरीज हैं सर, उसकी पायलट्स की, स्टाफ की सैलरीज हैं, लार्जर फिक्स कॉस्ट है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट है। ठीक है जी। टैक्सेस हैं, ये जनरली फिक्स होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, फ्यूल और थोड़े बहुत कॉस्ट है जो वेरिएबल है। अब बताएं ऐसे केस में क्या होता है, कंपेटिटर्स की आपस में राइवलरी बहुत स्ट्रांग होती है।
एक जहाज बढ़ने वाला है, 1 घंटा बाकी है, कुछ सीटें खाली है, वो टिकट आधी कीमत में बेचने को तैयार हो जाए। ठीक है जी। तो याद रखिएगा यहाँ प्राइस कंपटीशन ठीक ठाक होता है, क्योंकि यहाँ फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है। ठीक है जी। डिमांड जनरली क्या है जनाब, कांस्टेंट है। तो जब रोटी का साइज कांस्टेंट होता है तो लोग फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक एक एंड से रोटी को खींच रहा होता है, दूसरा दूसरे एंड से रोटी को खींच रहा होता है। पाई साइज बड़ा नहीं हो सकता इधर, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नए कस्टमर्स के तौर पे सामने आ रहे हैं एयर ट्रेवल करते हुए। आमतौर पे कस्टमर्स का जो बेस होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है जी। फिर एंट्री और एग्जिट पे ठीक ठाक रेगुलेशंस है। ठीक है, ठीक ठाक रेगुलेशंस है और बहुत हाई कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप एक तो एयरलाइन खरीदोगे खर्चा बहुत, जब बेचने जाओगे तो लॉस बहुत। ठीक है जी। तो याद रखिएगा ये 5 मैंने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए। आपने इसमें अगर कुछ और भी लिखा होगा वो भी इक्वली एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 4 मैंने पहले पॉइंट में लिखे, 2 मैंने दूसरे में लिखे सर, 1.5 मैंने तीसरे में लिखा सर, मैंने 2 चौथे में लिखे, और कॉम्पिटिटिव राइवलरी में मैंने हाई फिक्स कॉस्ट, कांस्टेंट डिमांड और एंट्री और एग्जिट मुश्किल होना, ये तीनों चीज़ें मेंशन कर दी। ठीक है जी। आई होप ये सवाल आप अच्छे तरीके से देख लोगे। थैंक यू वेरी मच।